घुसपैठ का मतलब सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान ही नहीं है ना, घुसपैठ का मतलब तो नेपाल भी है जी। मेरा तो नाम ही लोगों ने रख दिया था मोहब्बत के दुश्मन। आज मैं कहना चाहता हूं सुरजापुरी समाज के सारे नेताओं से कि राजवंशियों को आरक्षण मिले 6 साल से ऊपर हो गया, 7 साल हो गया। कि सच में शेरशाहवादी गलत है या फिर जो गलत कर रहे हैं वो गलत है? नहीं, देखिए, गलत तो व्यक्ति होता है, गलत व्यक्ति होता है, गलत समाज नहीं होता। सुरजापुरी को आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसकी 7 सैकड़ों पुश्तें इस मिट्टी में गुजर गई, जिसके पहचान से इस इलाके को जाना जाता है। तो बोल रहे कि आपको बार बार मोहब्बत का ही दुश्मन क्यों माना जाता है? जो शेरशाहवादी समाज के जनप्रतिनिधि हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? आखिर हमारा परिवार कभी जात की राजनीति किया नहीं। अगर जात की राजनीति करता तो गोपाल अग्रवाल एमएलए होने के बाद सिर्फ हिंदुओं का काम करता है। मोहब्बत जो होती है, मोहब्बत ये दोनों ओर से होती है, ये इनके साथ जाते हैं, वो उनके साथ जाते हैं। एक गलती करे तो उसका सजा पूरा समाज को मिलनी चाहिए या फिर जो सजा किया है उनको मिलना चाहिए? समाज उसको देखिए, जहाँ राज जानते हैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि 6.5 साल राजवंशियों को आरक्षण मिले को हो गया, लेकिन आज तक सुरजापुरियों का आवेदन सबमिट नहीं हुआ। सिर्फ ये लोग वोट के लिए, अपना नाम खाम के लिए सबमिट नहीं। हाँ, आज तक आवेदन सबमिट नहीं हुआ। जिम्मेवार वो लड़का ही होता है या फिर लड़की भी उनका जिम्मेवार? देखिए, जिम्मेवार थोड़ा बहुत लड़की भी जरूर होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ से ताली बजती है। एक तो सबसे पहले जब भी ये घटना हुई, ऐसी घटना हुई, सबसे पहले लड़की के परिवार को बिगड़े कि तुम्हारी कमजोरी से हुई है। हम तो राजवंशी को आरक्षण हमने दिलाया, राजवंशी के साथ साथ हम सुरजापुरी आरक्षण का भी काम कर रहे थे। हर दृष्टिकोण से अगर सबसे कमजोर कोई है तो सुरजापुरी समाज है। यहाँ पे तो लोग मरे हुआ का गोश्त तक नहीं छोड़ते हैं। जिसके शरीर में कपड़ा नहीं है उसको नोचने से लोग वंचित नहीं आते हैं, लेकिन ये अकीदा इस परिवार के प्रति जो गरीबों का है, कोई दरवाजा नहीं जाता, सीधे यहाँ आता है। इसलिए आता है क्योंकि जानता है कि वहाँ कोई ठगेगा नहीं हमको, वहाँ कोई हमको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, और वहाँ हमको जो भी डायरेक्शन दिया जाएगा, जो भी सलाह मिलेगा या जो भी उनके वो कर सकते हैं वो करेंगे। इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। ये अकीदा बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। गिरिराज सिंह जी जो है, हाँ, उनके बयान पर आपका क्या राय है सर? आप संवैधानिक पद पे हैं जी, आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप भारत सरकार में मंत्री भी हैं, और ऐसे बयान जो है किसी संवैधानिक व्यक्ति के मुंह से अच्छा नहीं लगता। हम इसको पसंद नहीं करते। अगर कोई किसी दूसरे देश से गलत रूप से आता है, अनाधिकृत रूप से आता है, तो उसको रोकना, उसको यहाँ से हटाना, ये सरकार की जिम्मेवारी है जी। तो बार बार शेरशाहवादी, जो भी नेता आते हैं शेरशाहवादी को एक तरफा टारगेट करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, बांग्लादेश से तो बहुत हिंदू भी आए, बहुत हिंदू आए बांग्लादेश से। ये एक राजनीतिक है जो आरोप? नहीं, ये तो हम कह रहे हैं, ये संवैधानिक नहीं, ये संवैधानिक ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। दिघल बैंक को लेकर जो लैंड जिहाद, नहीं, ये सब तो गलत, ये गलत है। एक व्यक्ति के साथ कोई घटना घट गई और लैंड जिहाद हो गया, ये गलत है, ये गलत है। कि यहाँ पर दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने दे, ये क्या सही है? यहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगाने दिया जाता है? नहीं, ऐसा तो कहीं हम लोग के संज्ञान में आज तक नहीं आया। हम लोग तो आज भी गांव देहात में जाते हैं, अष्टयाम वगैरह में जाते हैं, सैकड़ों अष्टयाम में हम जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं मुस्लिम समाज के लोग बैठे रहते हैं, घंटों घंटों बैठे हुए रहते हैं। आदाब, मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी ठाकुरगंज में है और मेरे साथ मौजूद ठाकुरगंज के ही पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल सीमांचल एक्सप्रेस। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे दर्शकों का धन्यवाद। अब नज़दीक है। जी हाँ। अब क्या तैयारी है चुनाव का? तो देखिए, जैसे अगले बार मैंने कहा था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जी, और सच पूछिए तो मैंने मन पूरी तरह बना लिया था कि चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो पिछला जो 5 साल गया, ये चौथा साल 5वां साल चढ़ गया। तो मैं जो उस समय चुनाव में बोल रहा था कि अगर रिजल्ट ऐसा हुआ तो ये इलाका बेवा हो जाएगा,
ये मैंने कहा था प्रिंस जी, आपको याद होगा, जी। मैंने मंचों से इस बात को कहा था। और दुर्भाग्य यही हुआ कि जनप्रतिनिधि, देखिए एक एमएलए बहुत बड़ा पावर होता है। एक एमएलए चाहेगा तो बीडीओ, सीओ, दरोगा पत्ता नहीं हिला सकता है, लेकिन उसको अपने आप में ईमानदार रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप चोर चुट्ठार क्रिमिनल की पैरवी करने लग जाइए, आप खुद जो है गलत पैसे का आप जो है काम ना कीजिए और फिर आप हंसना गाल फुलाना दोनों तो एक साथ होगा नहीं। आपको मुसलसल ईमानदार होना पड़ेगा और जनता के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। लेकिन इस 5 साल में भ्रष्टाचार ने आयाम, मतलब सीमा नहीं है। एक गरीब आदमी 3 साल से लगातार अंचल में दौड़ रहा है। थाना चले जाइए, एक शरीफ आदमी, एक गरीब आदमी थाना में जाने से डर रहा है, क्योंकि जो पुलिस की भाषा हो गई है, खास करके जो अभी जो नए कुछ जो नए बैच के जो थाना प्रभारी वगैरह हुए हैं, गुलाम भारत में जब अंग्रेजी ब्रिटिश पुलिस थी तो उस समय भी मुझे नहीं लगता है कि गुलाम हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा व्यवहार और ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल होता होगा जो आज के डेट में हो रहा है। और एक शरीफ आदमी थाना में जाने से डरता है। और कहीं कुछ नहीं है, हर इलाके का, हर एरिया का दलाल फिक्स है। सीओ का चैम्बर कभी हम लोग नहीं देखे कि दरवाजा बंद होता था। सीओ का चैम्बर के बाहर चौकीदार बैठा हुआ है, दरवाजा बंद है, अंदर में घंटा घंटा भर दलाल बैठा हुआ रहता है। तो जमहूरियत में जनता किसी की नौकर नहीं ना है, आप जनता के नौकर है, आप जनता के लिए। लेकिन यहां उल्टी गंगा बह गई और कहीं कुछ नहीं है, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आम आदमी बेलल्ला हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गया है। जहां जाते हैं आप लोग एक ही बात बोलते हैं कि नहीं सर, एक बार आपको आना पड़ेगा। बीच में मैंने पार्टी की मीटिंग भी बुलाई थी, सारे लोगों का कहना था, तो हमने एक बात स्पष्ट कहा, ऐसे हम एक बहुत बड़ी मीटिंग रखने वाले हैं बहुत जल्दी, उस दिन ये फाइनल होगा। हमने लोगों को कहा कि नहीं भाई, हम चूंकि अब हमारे लिए संभव नहीं है, अब मान लीजिए उम्र भी 55 साल हो गई लगभग, और शरीर की भी स्थिति पहले जैसी नहीं है। पहले था अपना हाथ जगड़ना था, अपने कमाते थे, अपने लुटा देते थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं और ये हर घर की कहानी है। बच्चों को लगता है कि भाई ये जो है फजूल खर्ची हो रहा है, भाई रहिए, आपको क्या दिक्कत है। तो पहले हम अकेले मालिक थे, आज बच्चे बड़े हो जाने के बाद वो भी मालिक हो जाते, क्योंकि आज कहीं ना कहीं परिवार के उत्थान में उनका भी योगदान है। आप हर घर की यही कहानी, हर घर में यही है और यही परंपरा चलती भी आई है। तो बहुत सी चीजें ऐसी है, लेकिन जो चीजें देख के, और हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है प्रिंस जी, कि हम जब देखते हैं लोग आते हैं और जब कहते हैं ना, तो हम उससे ज्यादा व्याकुल हम हो जाते हैं, जैसे लगता है कि वो नहीं, हम उसके जगह अपने आप को महसूस करने लगते हैं। ये मेरी शुरू से बीमारी है। अब देखे होंगे जब भी कोई मेरे पास आता है, मैं हाथों हाथ जिसको फोन करना, जिसको कहना, जो करना, मैं हाथों हाथ, क्यों वो दोबारा आएगा मेरे पास। मेरी शुरू से ये काम करने की मेरी ये मतलब मेरा ये एक्टिविटी रही है, शुरू से मेरी सोच ही रही है। तो इलाका बहुत पीछे चले गया। लोग जैसे हम लोग गर्मी के छुट्टी में बच्चों को जाड़ा की छुट्टी में लेके घूमने जाते थे, वैसे विधायक जी दिल्ली से आते हैं घूमने, और उनकी भी गलती नहीं है। जब अनुकंपा पे ही एमएलए बनते रहेगा तो स्थिति तो यही होनी है। वो पैदा हुए दिल्ली में, पढ़े दिल्ली में, परिवार दिल्ली में है, बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, पटना आते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ जब फ्री होते हैं, जब कोई काम नहीं होता तब क्षेत्र होता है। तो वैसे में कैसे होगा? आखिर जनप्रतिनिधि जनता और प्रशासन के बीच का एक कड़ी है। जब कड़ी ही कमजोर हो गया, कड़ी ही नहीं है, ऐसे हालात में जनता को, अब देखिए 7-8 दिन पहले बहादुरगंज में जनता ने सीओ को धक्का धुक्की किया, कर्मचारी को किया, जो अंचल के सारे पदाधिकारियों को किया। क्योंकि जब करने वाला कोई नहीं होता तो जनता अपने हाथ में लेती है।
तो जनता को तो सड़क पे उतरना पड़ता है, और हालात वही हैं। और यही हालात फिर सोचने पे हमको मजबूर कर रहा है कि नहीं, हमको पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। सीमांचल एक्सप्रेस तो अब जो है वो ज़्यादातर सवाल अपने से नहीं पूछती है, जो जनता के सवाल है अपना सोशल मीडिया हैंडल में लिख के छोड़, जनता सवाल करती है। एक वसी अहमद है, आपके ही शुभचिंतक होंगे। जी। 2025 चुनाव, विधानसभा चुनाव किस पार्टी के टिकट से लड़ेंगे और चुनावी एजेंडा आपका क्या होगा नहीं, अगर चुनाव लड़ना पड़े तो? नहीं, अभी देखिए चुनाव एजेंडा तो एक चीज़ जान लीजिए, हम तो देखिए जात संप्रदायवाद सबसे ऊपर उठ के राजनीति करते हैं, और ये हमारे बाबूजी की ने जो हमें सिखाया है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे जो, और वही हमारे आइकॉन है राजनीति के। हम लोगों ने कभी जात की राजनीति नहीं की, और हम लोगों ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। और सबसे बड़ा बात है कि जब दूल्हे के मुंह से लाट टपकेगा तो बरियाती क्या करेगा, जब जनप्रतिनिधि ही बेईमान होगा। तो अभी हम किसी पार्टी में नहीं हैं। हम पिछला चुनाव निर्दलीय हम लड़े थे, और लोगों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद भी मिला। और इस बार चुनाव अभी तक कोई ऐसा मन नहीं बना है। लोग संपर्क में हैं, बहुत से पार्टी के लोग भी संपर्क में हैं। जो संगठन के कार्यकर्ता सुरजापुरी विकास मोर्चा के, उनका भी बहुत ज़्यादा दबाव है। हम जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में हम एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। उस मीटिंग में हम तय करेंगे हमको क्या करना है, और जो संगठन से आएगा, जो संगठन के साथियों की इच्छा होगी, हमारा डिसीजन उसी के आधार पे होगा। अकेले गोपाल अग्रवाल कुछ नहीं है। एक वजीर आलम है जो पर दिघलगंज से बिलोंग करते हैं। एक अब जो है ये मेन मुद्दा सवाल है, हाँ, शेरशाहवादी बिरादरी से आपको क्या तकलीफ है? टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या राजनीतिक फायदे के लिए एक बिरादरी को इतना नीचा दिखाना उचित हो सकता है? कोई एक व्यक्ति खराब हो या गलत हो तो उसके बिना पे सबको गलत बोलना कहाँ तक उचित है? सर, ये कई बार वीडियो में आपको सच में देखा गया। तो सवाल ये है कि सच में शेरशाहवादी गलत है या फिर जो गलत कर रहे हैं वो गलत है? नहीं, देखिए गलत तो व्यक्ति होता है, गलत व्यक्ति होता है, गलत समाज नहीं होता। लेकिन एक मैंने किताब पढ़ी थी शिवखेड़ा की। उस किताब में था कि समाज उचक्कों गुंडों से नहीं बिगड़ता है, असामाजिक तत्वों से नहीं बिगड़ता है। जब समाज के जिम्मेवार व्यक्ति अपने दायित्व से पीछे हट जाते हैं तब समाज बिगड़ता है। अगर समाज में सामाजिक व्यक्ति अगर सजग रहेंगे तो गलत लोगों को तो गलत करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मुद्दा वहाँ नहीं है। मैंने धरना भी दिया था इस मुद्दे पे। दिगल बैंक में पिछले 3-4 सालों से ये विडंबना रही है कि बहुसंख्यक समाज की बच्चियों के साथ, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो राजवंशी समाज हो, चाहे गणगणित समाज हो, आदिवासी समाज, महीने में कभी 2 महीने पे 1, और कंटिन्यू सिलसिलेवार आप जो है नाबालिग बच्ची को लेके युवा लोग चले जाते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट कर दीजिए या विडंबना कर दीजिए, वो हमेशा वो बच्चे शेरशाहवादी समाज के निकलते हैं। तो मैंने ये कहा कि भाई आज सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी के भी लोग रहते हैं गांव में, हिंदू बिरादरी के भी लोग रहते हैं, लेकिन कभी साल 2 साल 3 साल में एक घटना कोई सुनने को मिल जाती है तो वो दोनों तरफ से होती है। लेकिन यहाँ कंटिन्यू ये हो रहा है, तो आखिर शेरशाहवादी समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शेरशाहवादी समाज के जनप्रतिनिधि हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? आखिर ये जो हो रहा है तो आप देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने समाज के युवाओं को, और नहीं तो जब समाज में आप रह रहे हैं तो सामाजिकता तो आपको निभाना पड़ेगा। हंसना गाल फुलाना दोनों तो एक साथ होगा नहीं। इसमें और अगर मैं एक मिनट, अगर उनके समाज के लोगों को जागरूक करना, अगर उसको लोग दूसरे लहजा में लेते हैं तो किसी के सोच को तो मैं बदल नहीं सकता हूं। मेरा काम है जगाना, मेरा काम है एहसास कराना कि कहां आप गलती कर रहे हैं। हमने इसी मुद्दे पे बोला, हमने कभी ये विरोध नहीं किया है कि कोई दूसरे मुद्दे को लेकर विरोध नहीं किया है। सर, मेरा ये सवाल कि मोहब्बत जो होती है, मोहब्बत ये दोनों ओर से होती है। ये इनके साथ जाते हैं, वो उनके साथ जाते हैं। अभी मान लीजिए कि बहादुरगंज में एक घटना घटी,
तो वो भी नाबालिग लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी एज के साथ। क्या मोहब्बत, ये कई सवाल ये पूछे थे कि क्या आप मोहब्बत के दुश्मन हैं या फिर आप मोहब्बत को नहीं, मेरा तो नाम ही लोगों ने रख दिया था मोहब्बत के दुश्मन। वही बात समझे कि नहीं? वो नहीं है। देखिए, समाज कुरीतियों से घिर नहीं जाए। देखिए, एक चीज जान लीजिए, ये जमीन हम लोगों की है, इलाका हम लोगों का है, रहना हम लोग सबको यहाँ है, कोई किसी को भगा नहीं सकता है, हिंदुस्तान का संविधान इसका इजाज़त नहीं देता है। तो फिर हम समाज को जब एक ही जगह रहना, सारे लोगों को, चाहे वो सुरजापुरी हो, चाहे शेरशाहवादी हो, चाहे हिंदू बिरादरी के, दलित हो, पिछड़ा हो, फॉरवर्ड हो, जो भी हो, जब रहना एक ही जगह है तो हम सामाजिकता को खराब होने कैसे देते? मेरे जैसा आदमी तो सामाजिकता खराब होने नहीं देगा। मैं तो बोलूँगा, कल भी बोलूँगा। मैं क्यों? हाँ, एक होता कि चलो भाई ये टेम्पोररी फेज है, तो चलो भाई अभी 1 महीना का बात है, 6 महीना का बात है, साल भर का, जब रहना एक चीज़ है और इससे सामाजिकता खराब हो रही है। अब जाके देखिए दिगल बैंक में, इससे सामाजिकता वहाँ की टूट रही है, वहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है वो अफेक्टेड हो रही है। क्योंकि मैं बैठ रहा हूँ दोनों समाज के बीच में ना, जो चर्चाएं होती है, मैं तो दोनों लोगों की बात सुन रहा हूँ। तो आने वाले समय में ये सामाजिकता खत्म नहीं हो जाए, इसके लिए किसी को तो पहल करना था, नहीं कोई किया तो हमने कर दी। आप दोनों तरफ से ही पहल करते हैं। हाँ, आप दोनों तरफ से ही पहल, क्योंकि नहीं, रहनुमा तो आप दोनों तरफ के थे ना। नहीं, एकदम, अगर उस ढंग से नहीं, अगर ये घटना अगर ऐसी होती है कि कोई हिंदू लड़का किसी शेरशाहवादी अपने समाज की बच्ची को अगर लेके जाता है, मेरा रोल वहां भी वही रहेगा। लेकिन अभी तक ऐसा केस मेरे नजर में नहीं आया। बिल्कुल है सर, है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये मुझे नहीं लगता ठाकुरगंज और दिगल बैंक की घटना होगी, मगर किशनगंज में ही है। किशनगंज तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है। सर कई घटना है, मैं आपको दे सकता हूँ, मगर मोहब्बत वही तो बोल रहे कि आपको बार बार मोहब्बत का ही दुश्मन क्यों माना जाता है? नहीं, मोहब्बत का दुश्मन देखिए ऐसा नहीं है कि आप मोहब्बत के आड़ में आप समाज की में कुरीतियाँ पैदा कर दें, आप समाज में जो है एक लकीर खींच दें, ये हम लोग नहीं होने देंगे ना। क्योंकि रहना सबको एक साथ है, भाईचारगी। देखिए, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला दरकार है भाईचारगी और एक दूसरे का सम्मान। बिल्कुल, जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, हम दिल से श्रद्धा नहीं करेंगे, तो आज हम हैं, कल हमारे बाप दादा थे, आज हम हैं, कल हम लोगों के बच्चे रहेंगे। तो ये कहाँ तक चली जाएगी नफरत? ये जो लकीर खिंचा जाएगी, ये कहाँ जाके रुकेगी? तो सर ये चीज़ जो है वो पहले बहुत कम था, अब जो धीरे धीरे बढ़ रही है, मोबाइल का ज़माना है, इससे मोहब्बत बढ़ती है या फिर बातचीत जब बढ़ती है, तो इसमें हमें भी ध्यान देना होगा। जो परिवार है, चाहे मेरा परिवार हो, आपका परिवार, किसी का भी परिवार, उसको ध्यान देना होगा। वो चीज़ ध्यान नहीं दिया था। अभी दिन ब दिन जो या तो भागम भाग मोहब्बत, ये अच्छा, एक बात और मैंने इसमें कहा कि ठीक है, मेरा बेटा है, जवान है जी, उसने गलती कर दी जी, एज ए फादर मेरी क्या जिम्मेवारी है? वो गलती को सुधारना। हम उस लड़की को खोजें, लाएं, हैंड ओवर करें जी, उस लड़के को समाज के बीच खड़ा करें, ये आपका मुजरिम है, बोलिए क्या सजा, हम इसको सजा देंगे, आप बोलिए। लेकिन यहाँ क्या होता है? हम तो तब इस चीज़ को माने ना। यहाँ हमने देखा है 90% केस में देखा है, 1-2 केस में ही जरूर गार्जियन कहा कि ये गलत किया मेरा बेटा, हम आप लोग के साथ हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में हम क्या देखते हैं? पूरा परिवार, पूरा गार्जियन उस लड़के के साथ ही हो जाता है। नहीं तो सब समाज इस चीज में, क्योंकि जब आपका हम वीडियो देखे थे तो कोई भी समाज वही बता रहे थे कि आप कास्ट को टारगेट मत कीजिए, जो गलती किया है आप उनको अच्छा, एक बात बताइए, छेतल में अभी 5-6 साल पहले घटना घटी थी जी। एक कमजोर गरीब परिवार की सुरजापुरी बच्ची को, जो रात में शाम को गोरू खोलने गई थी, उसको बलात्कार करके गाड़ दिया गया था जिंदा। उसको उस समय सुरजापुरी बिरादरी के ही एमएलए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, प्रमुख भी थे, सारे लोग, चूंकि उसके रिश्तेदार थे जिसने ये घटना की थी और पैसे वाले थे, सारे लोग उसके तरफ से हो गए। उस गरीब परिवार के साथ कौन खड़ा था, कौन सजा दिलवाया सबको? गोपाल अग्रवाल जी। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। हाँ, गोपाल अग्रवाल तन मन धन से गोपाल था। और ऐसी एक नहीं कई घटनाएं, तो वो नहीं है हमारे सामने। हम क्या कहें? हमारा परिवार कभी जात की राजनीति किया नहीं। अगर जात की राजनीति करता तो गोपाल अग्रवाल एमएलए होने के बाद सिर्फ हिंदुओं का काम करता,
लेकिन 132 कब्रिस्तानों को घेरवाने वाला गोपाल अग्रवाल है। जी बिल्कुल है। ऐसे कब्रिस्तान जहाँ पे लोग मैयत को हिल के ले जाते थे, वैसे 23 या 24 कब्रिस्तानों को समय लाखों लाख के लागत से पुल पुलिया बनाता, कम से कम मैयत को लोग सम्मान के साथ कब्रिस्तान तक ले जाए। और आज जितने भी आपके सरकारी मदरसा है, खास करके सिरसाबादी समाज के जितने भी सरकारी मदरसा, आप जाइए तो कौन मदरसा बाकी है जिसमें हमने अपने विधायक मत का पैसा नहीं दिया? ये तो नाम हो रही है कि नहीं, गोपाल जी दिए थे। जब जो गोपाल जी चुनाव जीते थे विधायक बनने के बाद, सच में जो काम किए थे वो काबिल तारीफ। अच्छा, सिरसाबादी समाज के गांव में अगर किसी ने काम किया अभी तक आज़ादी के इतिहास के बाद, या तो वो मरहूम चचा तस्लीमुद्दीन साहब है या फिर गोपाल अग्रवाल है। तीसरा किसने किया बताइए? मेरा इस मुद्दे पे अब आखिरी पॉइंट है। हाँ। क्योंकि ये मुद्दा बार बार कई लोग पूछे जी नहीं, ये मुद्दा पूछना नहीं, ये क्लियरिफाई होना भी चाहिए, क्लियर होना भी जरूरी था। बार बार ये चीज है कि क्या अगर एक गलती करे तो उसका सजा पूरा समाज को मिलनी चाहिए, या फिर जो सजा किया है उनको मिलना चाहिए? नहीं, समाज उसको देखिए, जहाँ तक 1 2 3 4 5 10 गलती तक हुई, वहाँ तक हम लोगों ने बहुत नॉर्मली उस मामले को डील किया। लेकिन महीने में 3-3 घटना होने लग जाए प्रिंस जी, 2-2 महीने पे 4-4 घटना होने लग जाए, तो अगर नहीं हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो ये तो धीरे धीरे जहर बन जाता है। हम लोगों ने उस जहर को मंथन करके मिटाने का काम किया है। तो वही बात है कि वो कुछ लोग ये कह रहे थे, सिरसाबादी खासकर बिरादरी के लोग, ठीक है अगर गलती किए थे तो कम से कम कुछ बुद्धिजीवी को लेके बैठना था। दोनों पक्ष हमने किया है, हमने प्रयास किया है। उस दिन भी मैंने जो धरना दिया था, मेरे मंच पे आज भी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, कम से कम दर्जनों सिरसाबादी समाज के अच्छे लोग सब बैठे हुए थे। बिल्कुल, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये लड़ाई सही है। उस चीज का गलती, उस चीज का जो समर्थन कोई नहीं करता कि अगर ये भाग ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं है समाज के लिए। अब तो मोबाइल का जमाना आ गई है, गलत हो रही है, इसको रोकना नहीं। आखिर समाज में कोई नई गलत परंपरा चालू हो रही है तो उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? हम लोग क्योंकि समाज के रहनुमाई करते हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल है आपके समाज के, जो लोग आपके बुजुर्ग हैं, जो लोग आपके जनप्रतिनिधि हैं सिरसाबादी समाज से, उनकी जिम्मेवारी है ना। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, वही हमने बोला है। हम कहीं ऐसा तो नहीं किए हैं कि हमने मास को लेके, समाज को लेके एक बात बोली है, कहीं समाज को लेके हमने नहीं कहा। तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि क्या समाज ही उसका दोषी है या फिर जो नहीं, जो व्यक्ति और समाज, हाँ, समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से भागे हैं। ये मेरा एलिगेशन जरूर है, ये मेरा उन लोगों पे आरोप है। अगर सजग रहते हैं और वो अगर टाइट रहते हैं तो ऐसी घटनाएं होती, साल में 1-8 होती। उसको हम लोग मानते हैं कि ये हो जाता है। तो सर, सिरसाबादी समाज के कई अच्छे लोग आपके समर्थन में हैं। हाँ, या फिर आपके करीबी हैं, पारिवारिक है, आप उन्हें पारिवारिक है। आप उन्हें भी बुलाकर कम से कम इस कहा है, मैंने कई लोगों से बात हुई है हमारी। दिगलबैंग में भी कुछ परिवार ऐसे हमारे जुड़े हुए हैं, और मनीर वगैरह इन लोग का परिवार है, वो सब उधर भी है, सारे लोग जुड़े हुए हैं। सारे लोग कहा कि नहीं सर, अब आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो नवयुवक है हम लोगों का, ये पूरे समाज को बदनाम कर देगा, इसलिए आपको पहल करनी पड़ेगी। और देखिए, एक चीज़ और बता देते, देखिए उस घटना के बाद देखिए कहाँ घटना हुई। आज 3 महीना हो गया। ये बात ठीक है, हम लोग भारतीय हैं, एक जगह एक साथ है, और लेकिन एक चीज़ तो है कि हर आदमी अपने अपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और जो बाप बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है, उसकी उम्मीदें होती है ना उस बच्ची के साथ कि नहीं, उसका कोई हक नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है। आखिर वो जो पाला, पैदा किया, पाला, पढ़ाया, लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, क्या उसका कोई राइट नहीं है अपनी बच्ची के लिए सपना देखना? बिल्कुल राइट है सर। हाँ, तो एक बाप के सपना को भी तो आप कहीं ना कहीं कुचल दे रहे हैं। तो इसका जिम्मेवार वो लड़का ही होता है या फिर लड़की भी उनका जिम्मेवार? देखिए, जिम्मेवार थोड़ा बहुत लड़की भी जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ से ताली बजती है, एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है। लेकिन ये एक समाज में, ये दिमाग में, चिंतन में तो डालना पड़ेगा ना कि भाई तुम ऐसा, ये हमारे समाज के लिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या हमारे समाज में लड़कों की कमी है या लड़की की कमी है, या आपके समाज में लड़का लड़की की कमी है? तो जिस चीज़ को समाज गलत मानता है तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए ये गलत है। हमको भाई, हमारा भी तो समाज है, हम अपने समाज में अच्छी से अच्छी
बच्ची खोजेंगे। हाँ, कभी कदाच होता है कि एक जगह पढ़ते हैं, लिखते हैं, यूनिवर्सिटी तक में है, हो गया, वो अलग चीज़ है, क्योंकि दोनों मैच्योर्ड हो जाते हैं, दोनों को अपने सोच का, अपने चिंतन का, मान लीजिए दोनों अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं उस उम्र में जाके। मान लीजिए लड़की 25-26 साल की है या 28 साल की है, कॉलेज में पढ़ रही है, कोई बड़ी डिग्री कर रही है, लड़का भी वहीं पढ़ रहा है, तो वो एक अपना भला बुरा सोचने का, चिंतन करने का लोगों को तजुर्बा आ जाता है, उम्र का भी एक अनुभव हो जाता है। तो वहाँ कोई कुछ करता है तो कहाँ कोई बोलने जाता है, वहाँ आप डेली कीजिए ना, कौन रोकता है आपको। नाबालिग जिसको अभी बुद्धि नहीं है अपना भला बुरा का, सिर्फ प्यार के नाम पे अंधा हो जाना करने से नहीं होगा ना। और वो कितना दिन वो प्यार रहता है, हम तो देखें 10 केस आपको दे देते हैं, कर लिया और साल भर बाद उसका नतीजा क्या हुआ, बिल्कुल साल भर बाद उसका नतीजा क्या हुआ, वही लड़की जाके फिर लड़के पे केस कर दे रही है। तो लड़का का परिवार भी परेशान हुआ और लड़की का तो खैर गया सो गया, सब कुछ गया। ये दोनों तरफ को सोचना पड़ेगा, दोनों तरफ को सोचना पड़ेगा, दोनों तरफ को। हम तो बोलते हैं, हम तो जब भी जाते हैं हम बोलते हैं क्यों तुम मोबाइल दिया, हाँ क्या तुम्हारा दोस्त नहीं है। हम तो सबसे पहले जब भी ये घटना हुई, ऐसी घटना हुई, सबसे पहले लड़की के परिवार को बिगड़े कि तुम्हारी कमजोरी से हुई है। कई बार हम कई लड़की को बोले नहीं हम उन्हीं के साथ रहेंगे, जो भी हो जाए उन्हीं के साथ रहेंगे। सोचने की उम्र नहीं है ना, वही बात, सोचने की उम्र भी तो होनी चाहिए। अब जाइए ना, आप 25 साल 26 साल का हो जाइए, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप कीजिए प्रेम, जितना प्रेम मोहब्बत और दूसरे समाज में शादी करना कीजिए, क्योंकि तब तक आपको अपने भले बुरे, हाँ आपको अपने भले बुरे का सोच तब तक आ जाता है। लेकिन एक नाबालिग बच्ची, सारी बच्चियां नाबालिग थी, 100 में 100 नाबालिग थी। एक तो शादी हो चुकी थी, फिर वो भी नाबालिग थी। क्या वो गलत नहीं है शादी नाबालिग में शादी होना? हाँ गलत था, गलत था, नाबालिग में हाँ वो नाबालिग था और वो भी गलत था, कहते ही हैं। देखिए हिंदुस्तान में आज आप जान लीजिए, हम लोगों की पुराना इतिहास रहा है इस देश का, और बाल विवाह तो हम लोगों के मतलब समझ लीजिए एक चलता चले आया, तो वो एक दिन में थोड़ी मिट जाएगा। लेकिन 90% कंट्रोल हो गया, 90% कंट्रोल हो गया, सरकार ने इतना लोगों को अवेयर कर दिया, 10% तो आज भी हो रहा है। अब सवाल आगे बढ़ते सर, ये शाहिद आलम है, गोपाल जी चुनाव हारने के बाद हाँ मैदान से गायब हो जाते, ये उनका आरोप है। मालूम नहीं, तो पहला क्वेश्चन और पहला व्यक्ति हमने सुना है शहीद जी को। हाँ, नहीं, ये पहला जवाब आया है। मेरे जैसा आज भी एक्टिव आदमी और 15 साल तक हारने के बाद भी एक व्यक्ति अगर फील्ड में जमा हुआ है, लोगों के बीच में रहता है, आज भी जितना जनता के मुद्दे पे जितना मैं कहता हूँ, 10 साल नौशाद भाई विधायक रहे, सऊद भाई हैं, या और भी बहुत आदमी विधायक रहे, या जो विधानसभा या चुनाव नहीं भी लड़ते हैं, लेकिन राजनीति में एक बड़ा फेस है, राजनीति में बड़ा फेस है, उसमें से कौन व्यक्ति है जो जनता के मुद्दे पे बोलता है और निर्विवाद होकर बोलता है और सारे मुद्दों को उठाता है। आप हमेशा तो मेरा वीडियो भी जाता है, धरना प्रदर्शन। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 5 साल में नौशाद भाई भी रहे या और भी लोग रहे, और भी पॉलिटिकल लोग हैं, विपक्ष भी है, कितने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? हमने 2-2, 3-3 धरना प्रदर्शन किया जनता के मुद्दे को लेके। हाँ कई बार कोई हम अपने घर और अपने परिवार और अपने जमीन जथा के लिए तो धरना नहीं किए। मगर कई चौक चौराहे में ये सवाल हुई थी, ये चीज़ बज रही थी कि गोपाल जी इधर से जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जो वो मुस्लिम इलाका कहीं ना कहीं छोड़ने लगे गोपाल जी, ये भी आरोप लग रहा है। अभी सुरजापुरी आरक्षण पे हम लोगों ने कई बार लेटर लिखा। अभी सुरजापुरी आरक्षण में हम पटना गए थे, वहाँ पे हमने कहा आरक्षण मिलनी चाहिए, सुरजापुरी को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसकी 7 सैकड़ों पुश्तें इस मिट्टी में गुजर गई, जिसके पहचान से इस इलाके को जाना जाता है, चाहे वो सुरजापुरी हिंदू हो चाहे सुरजापुरी मुसलमान हो, आज वो समाज बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। यहाँ के नेता लोग क्यों नहीं प्रयास कर रहे? हम तो राजवंशी को आरक्षण हमने दिलाया, राजवंशी के साथ साथ हम सुरजापुरी आरक्षण का भी काम कर रहे थे। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ कृषि कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए, वहाँ पे खरखड़ी में वहाँ पे सुलेमान साहब जो मरहूम हमारे विधायक थे, उनके भाई फिरोज साहब, उन लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया, तख्ती बैनर हाथ में लेके, उसमें और भी बहुत से लोग थे, उसमें नौशाद भाई वगैरह भी थे, उसमें आपको जो है और भी यहाँ के जो सुरजापुरी समाज के हमारे जो बड़े नेता लोग हैं वो सारे लोग थे, सारे लोग। और बाद में जो है कई हमारे, चूँकि उस समय हम विधायक नहीं थे, हार चुके थे,
जो लोग हमारे विधायक थे यहाँ पे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, ये लोग डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री जी से मिले कि जो है हर काम गोपाल अग्रवाल ही क्यों करेगा, सुरजापुरी आरक्षण वाला काम हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने हमको मंच पे बुलाया के कहा था अपने बगल में कि गोपाल जी आप राजवंशी वाला ठू देखिए, सुरजापुरी वाला जो है वो इन लोग को करने दीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने मंच से अपने भाषण में कहा था कि भाई आप लोग पटना आइए, सारा पेपर लेके हमसे मिलिए, हम इसको करवाएंगे। सुरजापुरी, हाँ, याद है कि नहीं आपको? बेलवा में मन से, वहां खड़खड़ी में मुख्यमंत्री जी ने मन से इस बात को कहा था कि आप लोग कल ही आइए पटना। तो ये बाधा कहाँ आती है खास करके सुरजापुर? सुनिए ना, आज मैं कहना चाहता हूं सुरजापुरी समाज के सारे नेताओं से कि राजवंशियों को आरक्षण मिले 6 साल से ऊपर हो गया, 7 साल हो गया, 6.5 साल 7 साल हो गया, और आज हजारों राजवंशी समाज के बच्चे आरक्षण का लाभ लेके सरकारी नौकरी में चले गए। पिछले दिनों जो अभी जो हाई स्कूल और मिडिल क्लास के जो टीचर की बहाली हुई, उसमें हमारे कार्यकर्ता जो हैं राजवंशी समाज के, वैसे करीबन 13 कार्यकर्ता के परिवार के बच्चे जो है टीचर बने हाई स्कूल और माध्यमिक में, रेलवे में गए, पोस्टल में गए। तो ये लाभ तो सुरजापुरी समाज को भी मिलना चाहिए था ना। आज कौन जिम्मेवार है इसके लिए? हमको करने नहीं दिया और आपने क्या नहीं। और आज जानते हैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि 6.5 साल राजवंशियों को आरक्षण मिले को हो गया, लेकिन आज तक सुरजापुरियों का आवेदन सबमिट नहीं हुआ। सिर्फ ये लोग वोट के लिए, अपना नाम खाम के लिए सबमिट नहीं। हाँ, आज तक आवेदन सबमिट नहीं हुआ। इतना आसान नहीं है। उसमें आवेदन देने के लिए आपको पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है। उसमें कम से कम पूरा रिपोर्ट के साथ सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से देना पड़ता है, और पूरी जानकारी के बाद फिर आपको बुलाएगा कमिटी, आपको जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो बुलाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग आपसे जो कहेगा कि ये पेपर दिया, आपको सैकड़ों एफिडेविट करके देना है। उसमें आपको एक एक चीज़ देना है कि कौन गांव, किस गांव में, किस पंचायत में कितने व्यक्ति समाज के हैं। इस सर्वे हम कराए थे राजवंशियों का। हमको सर्वे कराने में 6 महीना लगा था, करीबन लाखों लाख रुपया खर्च हुआ था। हम सर्वे करा के सारा रिपोर्ट के साथ दिए, तब राजवंशियों को आरक्षण मिला। इसमें पूरी टीम काम कर रही थी हम लोगों की, कम से कम हम लोगों की 60 से 65 लोगों की टीम काम कर रही थी। इतना आसान नहीं है। और आज तक देखिए उसी खर्चा में हमारा ये भी सर्वे हो जाता है सुरजापुरियों का, अगर हाँ, उसी खर्चा में, और उसी समय एक साथ दोनों का नोटिफिकेशन हो जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, ये हो तब ना किसी को, बस चुनाव आया, जात पात हिंदू मियां, लेकिन समाज का लाभ किसमें हो उससे किसी को मतलब नहीं है। आज बेचारा सुरजापुरी समाज, आज देखिए इस इलाके में सबसे पिछड़ा अगर कोई है, सबसे मतलब कमजोर आर्थिक रूप से, हालांकि अब तो सुरजापुरी समाज के बच्चे पढ़ने लग गए हैं, जो शादीशुदा वो 2-3 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करते हैं, और जिसको जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं अच्छी स्कूल में अपने क्षमता के हिसाब से। ये बहुत बड़ा चेंजिंग आया सुरजापुरी समाज। लेकिन आज भी गांव देहात में गरीबी रेखा में जीने का स्तर हर दृष्टिकोण से अगर सबसे कमजोर कोई है तो सुरजापुरी समाज है, या फिर जो दलित समाज में जैसे जो मुसर समाज है, आदिवासी समाज है, इन लोगों की स्थिति लगभग एक जैसी है। एक नाजिर आलम आप ही का subject ये भी है। आपका राजनीतिक विचारधारा 2005 से 2015 तक कुछ अलग ही था, आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन कुछ सालों से आप में वो देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों नहीं? आपका लगातार चुनाव हारने का कारण तो नहीं? कुछ सालों से एक ही कम्युनिटी को आपने निशाना साधा है, ऐसा क्यों? मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब। देखिए, ये एकदम निराधार है, और हमारी मीटिंगें होती है, आप तो देखते हैं, सारे समाज के लोग रहते हैं। उसके अलावा हम जाते हैं, हर घटना दुर्घटना में जाते हैं, हर समाज की घटना दुर्घटना में जाते हैं, जो आता है उसका काम करते हैं। अच्छा, एक दिन आप हमारे यहाँ, प्रिंस भाई, आप सुबह से आके बैठिए। हमारे यहाँ अगर 25 आदमी काम कराने के लिए आते हैं, पैरवी पट्टा काम के लिए आते हैं, तो उसमें 20 लोग माइनॉरिटी समाज के होते हैं। 5 होता होगा जो बहुसंख्यक समाज का होता होगा, 20 लोग 25 में माइनॉरिटी समाज के होते हैं। तो वो फिर क्यों आते हैं मेरे यहाँ? ऐसा आखिर काम लोगों का होता है तब ना वो आ रहे हैं हमारे पास।
अरे एक चीज़ ये जान लीजिए, कितना ही नेता पैदा हो जाए समाज में, जो सबसे पिछड़े पायदान पे खड़ा जो माइनॉरिटी समाज का जो गरीब है, उसको अगर कोई दिक्कत आती तो वो जानता है एक ही दरवाजा है जो ईमानदारी से और सही दिशा और सही दशा उसको बताएगा और सही पैरवी करेगा। कहीं 1 रुपया ठगाने नहीं देगा, 1 रुपया कहीं खर्च करने नहीं देगा। नहीं तो यहाँ पे तो लोग मरे हुआ का गोश्त तक नहीं छोड़ते हैं। जिसके शरीर में कपड़ा नहीं है उसको नोचने से लोग वंचित नहीं आते हैं। लेकिन ये अकीदा इस परिवार के प्रति जो गरीबों का है, कोई दरवाजा नहीं जाता, सीधे यहाँ आता है। इसलिए आता है क्योंकि जानता है कि वहाँ कोई ठगेगा नहीं हमको, वहाँ कोई हमको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, और वहाँ हमको जो भी डायरेक्शन दिया जाएगा, जो भी सलाह मिलेगा या जो भी उनके वो कर सकते हैं वो करेंगे। इसलिए लोग यहाँ आते हैं। ये अकीदा बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। अगला सवाल सर कि बिलाल जी का है, जो गिरिराज के बयान, गिरिराज सिंह जी जो है, हाँ। उनके बयान पर आपका क्या राय है सर, जो किशनगंज आए थे आके? देखिए ना हम उनके पार्टी के लोग हैं, और इसमें आपका स्टैंड क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं, ये भाषण नहीं, आप संवैधानिक पद पे हैं जी, आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप भारत सरकार में मंत्री भी हैं, और ऐसे बयान जो है किसी संवैधानिक व्यक्ति के मुंह से अच्छा नहीं लगता। हम इसको पसंद नहीं करते। क्या शेरशाहवादी हिंदुस्तान के ही निवासी है? नहीं, हम बोलते ठीक है, अगर कोई किसी दूसरे देश से गलत रूप से आता है, अनाधिकृत रूप से आता है, तो उसको रोकना, उसको यहाँ से हटाना, ये सरकार की जिम्मेवारी है जी। लेकिन आप पूरे कौम को या समाज को उसके लिए इंगित नहीं करते। क्या किशनगंज में घुसपैठी है सर? देखिए, घुसपैठ तो मोटा मोटी पूरे देश में, कम बेसी पूरे देश में हमारी खुली सीमाएं हैं जी। घुसपैठ का मतलब सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान ही नहीं है ना, घुसपैठ का मतलब तो नेपाल भी है जी। नेपाल भी तो घुसपैठी हो सकती है। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी सारी तरफ खुली सीमाएं हैं, बड़ी सीमाएं हैं। लोग कैसे कैसे अगर आए भी हैं, मान लीजिए, तो जो गलत है उसको बाहर कीजिए आप। हम लोग कहाँ, उसके लिए तो हम लोग सब साथ में हैं, तभी ना आपकी सरकार बनाए हैं। कई नेताओं कि जो हमारे यहाँ गलत रूप से आया, जो घुसपैठ है हमारे यहाँ, उसको बाहर निकालिए, और जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको जो अधिकार है उनको उसका अधिकार दीजिए। जो हमारे भारतीय हैं, जो भारतीय मूल के हैं, उनको उनका अधिकार दीजिए। तो बार बार शेरशाहवादी, जो भी नेता आते हैं शेरशाहवादी को एक तरफा टारगेट करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, बांग्लादेश से तो बहुत हिंदू भी आए, बहुत हिंदू आए बांग्लादेश से। आपको बंटवारा से पहले जो है बहुत, आप चले जाइए, हमारे मारवाड़ी समाज के बहुत से लोग बंटवारा से पहले आए बांग्लादेश से। तो ये नहीं है, ये देखिए सबकी अपनी अपनी राजनीति है, इस पर बहुत बोलना, समझे कि नहीं। अब सवाल उठता है जिसका जिससे चल जाए, किसी को तो ये एक राजनीतिक है जो आरोप? नहीं, ये तो हम कह रहे हैं, ये संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक ये नहीं होना चाहिए। हम तो उसी समय हमने कहा, हम तो हमारा उसी समय बयान आया था। कुछ दिन पहले एक आप वीडियो देखे थे, जी न्यूज वगैरह में चला था, दिघल बैंक को लेकर, जो लैंड जिहाद। नहीं, ये सब तो गलत, ये गलत है। एक व्यक्ति के साथ कोई घटना घट गई और लैंड जिहाद हो गया, ये गलत है, ये गलत है। और उसको नहीं, उसके लिए जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की जी, और डीएम साहब उसके लिए, जो पुराने हमारे जो सिंगला जी थे, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। नई चीज़ें, नई बातें नहीं आनी चाहिए। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं समाज में और एक दुनिया बढ़ती है। जो सच्चाई है, व्यक्ति विशेष कोई गलत कर रहा है, उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। बीजेपी का एक नेता का, मंत्री का बयान सुने थे कि यहाँ पर दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने दे, ये क्या सही है? यहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगाने दिया जाता है? नहीं, ऐसा तो कहीं हम लोग के संज्ञान में आज तक नहीं आया। नहीं। हम लोग तो आज भी गांव देहात में जाते हैं, अष्टयाम वगैरह में जाते हैं, सैकड़ों अष्टयाम में हम जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं मुस्लिम समाज के लोग बैठे रहते हैं, घंटों घंटों बैठे हुए रहते हैं। आज देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, हमारे यहाँ किसी मुस्लिम समाज के घर में अगर शादी होती बेटा का या बेटी का, तो वो 2 दिन पहले हिंदुओं को भोज देता है। ये परंपरा हर जगह नहीं है, ये हमारे बाप दादों का विरासत है।
और वो देता है अपने क्षमता के हिसाब से देता है। कारण क्यों देता है? क्योंकि वो उसको अपना समाज मानता है। जिस दिन वो समाज मानना बंद कर देगा, भोज देना बंद कर देगा। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है आपके हिसाब से?